नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं हमारी वीडियो थोड़ी लेट इसलिए आ रही है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था और हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे थे। मसलन मैं अभी मौजूद हूं एक ऐसे छात्र के पास, एक ऐसे ज्वलनशील मुद्दे को लेकर के जिसकी गूंज वैश्विक स्तर पर सुनाई दे रही है। रूस यूक्रेन विवाद, उनमें भारत की भूमिका क्या है, इस पर पर्दा नहीं डालना है, इसमें बल्कि ये जानना है कि भारतीय छात्र जो रूस और यूक्रेन जैसे देशों में भारत से जाकर के पढ़ाई कर रहे थे, उनकी घर वापसी कैसे हो। हालांकि घर वापसी शब्द भारतीय राजनीति परिभाषा में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन आज आइए हम बात करते हैं एक ऐसे छात्र से जो यूक्रेन के एक शहर से आए हैं, उनकी घर वापसी हुई है, वो सुरक्षित घर पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं उनके तमाम सफ़र, हिंदी वाले सफ़र में कैसे इंग्लिश वाला सफ़र अटैच हो गया, उन्हीं तमाम बातों पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप अपना हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, आप अपनी थोड़ी सी बहुत बहुत शुक्रिया और आप आए और ये मौका दिया मुझे यहाँ पे अपनी जो भी प्रॉब्लम फेस किया है उसको रखने के लिए। और मेरा नाम हुआ फिरोज आलम, मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ यूक्रेन में और मेरा यूनिवर्सिटी का नाम है इवानो फ्रांकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो फिलहाल अभी हम लोग आए हैं, अब देखते हैं आगे जो भी है, जैसे सिचुएशन अभी तो वर्स्ट है, अब हम कब रिटर्न होंगे क्या होंगे वो भी बात की बात है। देखिए, जो हमारे आपके दर्शक ये हमसे और आपसे प्रयास लगा रहे हैं कि रूस यूक्रेन विवाद पे कुछ बात करें, उससे पहले हमें लगता है कि एक ऐसे बात पे चर्चा की जाए जो इन तमाम चीज़ों से हटके है। जरा आप हमें ये बताइए कि क्या इंडिया का जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर मेडिकल को लेकर के, वो आप लोग के अनुकूल क्यों नहीं है, जो आप लोग MBBS जैसे बड़े संस्थान में पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं? क्या भारत में आपको किस चीज़ से फेस करना पड़ रहा है MBBS? एक्चुअली देखिए, यहाँ पे रीज़न ये होता है, यहाँ पे सीट है लिमिटेड और जो स्टूडेंट्स का जो आप यहाँ पे तादाद देखोगे वो मोर देन 15 लाख है और सीट है मान लो आप 50,000 40,000 है इसमें। और यहाँ का जो प्राइवेट फीस जो आपका फीस जो स्ट्रक्चर है वो मोर देन लगभग 70,000 to 80,000 एक एवरेज है। और जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग जिसे एफर्ट नहीं कर सकते इस चीज़ों को, तो मेन रीज़न यही है। और दूसरी रीज़न ये कंपटीशन बहुत टफ है और जितने भी हैं यहाँ मैक्सिमम इंडिया में मिडिल क्लास है, तो अगर वो अपनी ड्रीम को पाना है तो जाहिर सी बात हमें एक ही ऑप्शन होता है अब्रॉड जाना या कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे हम उसको एफोर्ड कर सकें। तो रीज़न यही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया में भी सही बेहतर है और बाहर भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ भी हमें बेहतर ही मिलता है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। बाकी तो आप अगर पढ़ना चाहोगे तो आप इंडिया में भी सही से पढ़ सकते हो, जो पढ़ने वाला लोग इंडिया में नहीं पढ़ते हैं वहाँ जाके नहीं पढ़ते हैं, तो वो तो अलग मैटर हो गया। लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या यहाँ वो क्वालिटी एजुकेशन जो भारत के परिप्रेक्ष्य में MBBS को मिलता है वो यूक्रेन में आप फील कर पाते हैं? देखिए, मैं हर चीज़ों में कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी लैक करती है। मान लो आप यहाँ पे हम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी है, एक तो पहले आप लोकल लैंग्वेज हो गया यहाँ का, हम एक हिंदी में भी बात कर सकते हैं, जो पेशेंट उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया। और हमारे जो भी टीचर होते हैं, हम अपने आम लैंग्वेज जो मदर टंग है वो अलग ही बात है, उसमें हम कोई चीज़ समझ रहे हैं तो उसकी जो समझ है वो उससे बेहतर और कोई समझ हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात है, अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ पे क्या है कि हम पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो उसका लैंग्वेज होता है। यहाँ पे आमतौर से इंग्लिश यूक्रेन उतनी है नहीं, वहाँ की जो यूक्रेनियन लैंग्वेज है या आपका रशियन लैंग्वेज होता है, आपको उसमें थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम फेस करना होता है। वहाँ पे अगर हम क्लिनिकल, हम लोग जो डॉक्टर होते हैं मेडिकल लाइन में, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है, क्योंकि हम लोग बिना प्रैक्टिकल का तो कुछ है ही नहीं। और वहाँ पे हाँ, थ्योरी के मामले में कहेंगे तो थ्योरी वहाँ पे बहुत ही बेहतर है, बट प्रैक्टिकल में थोड़ा कहीं ना कहीं जो यूक्रेन है वो थोड़ा पीछे है। अगर फिरोज भाई मैं क्वांटिटी एजुकेशन के बजाय क्वालिटी एजुकेशन की तुलना करें और वैश्विक स्तर पे टॉप 20 MBBS डॉक्टर की लिस्ट को खंगालें अलग अलग देशों में, इसमें यूक्रेन का नाम कहीं नहीं आता, हालांकि भारत का 7वें नंबर पे जरूर आता है। हाँ, तो मैंने बोला भी कि यहाँ पे इंडिया में जैसे जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत बेहतर है और एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ का बहुत बेहतर है, मेडिकल फील्ड में इंडिया का बहुत अच्छा एक तरह से रोल भी है और वो आगे भी बढ़ती जा रही है। और यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन में उतना मेरे हिसाब से भी उसका जो इन टर्म और मेडिकल फील्ड में भी बहुत पीछे है मिला जुला के, जहाँ पर हम बात करें ऑन एवरेज। और वहाँ पे ये सही बात है, आपने जो भी देखा वो सही बात है, वहाँ पे उतना कुछ जो बेस्ट जो क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन है वो उतना नहीं है। बट हमें क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए, हम लोग क्या कि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहेगा, हम खुद वहाँ पे अपनी जो भी अपने टैलेंट से और अपनी जो भी मेहनत से हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ही हमें बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाता है और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं हम उसको, अगर हम पढ़ने वाले होते हैं तो उसको क्वालिफाइड कर लेते हैं।
बिल्कुल सही आपने फरमाया। डॉक्टर किसी देश का, डॉक्टर किसी मजहब का नहीं होता, डॉक्टर तो एक कला का होता है। आप अच्छा डॉक्टर बने, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आइए थोड़ा सा बात करते हैं, आप वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किए, भारतीय एम्बेसी का क्या रोल रहा? क्योंकि बहुत खराब पेचीदा रिव्यू आया भारतीय एम्बेसी को लेकर के, आप क्या सोचते हैं? क्या आपने भारतीय एम्बेसी से कभी बात की घर आने के लिए? देखिए, आपने जो सुना वो कहीं ना कहीं अब टू सम एक्सटेंट ये बिल्कुल सही सुना है आपने। और जो भी चीज़ें रूमर्स फैलती है कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी होती ही है। तो ये बात सही है, जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे कुछ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाया। साथ साथ हमारा जो यूनिवर्सिटी भी था उसने भी हमें कुछ ज़्यादा जो हम लोग गाइडलाइन नहीं दे पाया। बस उसका यही कहना था कि सब चीज़ मतलब यहाँ पे सब कुछ जो है वो नॉर्मल है, आपको घबराने की बात नहीं है। और जो इंडियन एम्बेसी है वो जो भी नोटिफिकेशन वो हमें देते थे, प्रोवाइड करवाते थे, बस उसका यही कहना था कि अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना है तो आप रह लो। मतलब होता नहीं कि डिपेंडेंट हो कि कोई नोटिफिकेशन वो मतलब कभी भी नहीं मतलब हम लोग को दिया गया। बस यही है कि आप जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो रुक जाओ यहीं पे। तो हम लोग जो है दोनों साइड बीच में ही ट्रैप हो गए कि अब करें तो करेंगे यूनिवर्सिटी का। और दूसरी बात ये था कि यूनिवर्सिटी हमारा जो है वो ऑफलाइन चल रहा था उस टाइम। अभी मतलब 22-23 मतलब फरवरी तक जो है वो ऑफलाइन ही चल रहा था। अगर सपोज हम आ भी जाते तो वहाँ पे जो एब्सेंट का जो है वहाँ पे 100% अटेंडेंस की ज़रूरत है। अगर आप 100% अटेंडेंस नहीं है तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था। प्लस एम्बेसी ने कुछ खास इस पर रोल नहीं किया और यूनिवर्सिटी को जो है वो इम्प्रेस मतलब जो उसको दबाव प्रेशर करा था कि भाई आप बच्चे हैं, जो भी सिचुएशन वर्स्ट है आप इसको ऑनलाइन करके बच्चे को इंडिया भेजना है। बट यूनिवर्सिटी ने इसी हमने बात भी किया। यूनिवर्सिटी का ही कहना था, उसने जब नोटिफिकेशन जैसे निकालते हम लोग उसमें बात करता कॉल करता है कि देखिए हमारा यूनिवर्सिटी जो है ऐसे बता रहे हैं तो हम लोग क्या करें। बोलता है आप जाओ, फिर बाद में अगर कुछ यूनिवर्सिटी कुछ करता है हम लोग आप साथ दोगे। बोलता है वो तो हम बाद में देख लेंगे, वो बात की बात है। बट होता नहीं कभी हम लोग के साथ मतलब कुछ मतलब एक कोऑर्डिनेशन से हम लोग के साथ नहीं दिया गया। हम लोग बस ये बोला गया कि आप रहो या जाओ, क्या करो, मतलब एक होता नहीं प्रॉपर गाइड नहीं किया, सिस्टमेटिक वे में आपको गाइड नहीं किया गया। इसी वजह से वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हम लोग सब मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ पे हम लोग फंस गए। मुश्किल से मेरे हिसाब से 10% स्टूडेंट्स ही वहाँ से निकले थे। तो अच्छा, अब अगर आप वहाँ रह जाते तो ऐसे ही हमको पता चल जाएगा कि वहाँ का क्या माहौल था। अगर आप वहाँ रह जाते तो आपके साथ क्या होता? वहाँ का किस तरह का डेली का रूटीन बन गया था युद्ध को लेकर के? वहाँ पे एक्चुअली हम जितने भी इंडियंस हैं बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन था वहाँ पे। अब जाहिर सी बात हमने कभी देखा नहीं इससे पहले, और वहाँ पे वार सिचुएशन था। और जैसे हम लोग पूरा जो यूक्रेन है वो चारों साइड से वो रसिया वाले नहीं घेर रखे थे, तो भाई जाहिर सी बात कोई भी सिटी वहाँ पे सेफ नहीं था। और जिस दिन आई थिंक मुझे जहाँ तक अगर याद है तो वो 24 फेब था, मॉर्निंग का टाइम था आई थिंक। जैसे हम सो के उठा तो सबसे पहले हम लोग का जो है एयरपोर्ट को उड़ा दिया गया था। मतलब जबकि हम लोग इतना हम लोग वेस्ट में आते हैं, यूक्रेन का वेस्ट जो यूरोप का जो पोलैंड के आसपास रोमानिया के आसपास हम लोग आते हैं, हम लोग पूरा सेफ जोन में थे। और वो जो इन्वेजन कर रहे थे रसिया वाले, वो लुगांस्क एरिया में जो ईस्ट साइड में सबसे उधर से हम लोग सोचे कि हम लोग को सेफ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जबकि इसकी डिस्टेंस अगर बात करें तो मोर देन 1000 किलोमीटर है। तो हम लोग बोले कि अब तो सेफ, हम लोग को उतना परेशानी नहीं है, वो धीरे धीरे आएंगे। बट जैसे फर्स्ट अटैक स्टार्ट किया तो हम लोग का जो एयरपोर्ट था उसको उड़ा दिया गया। तो हम लोग पैनिक हो गए कि यार इतना डिस्टेंस है और ये अचानक हो कैसे गया। तो पूरा एकदम भगदड़ मच गया। हम लोग जितने भी इंडियन स्टूडेंट थे, और अप्रोक्स हमारे यूनिवर्सिटी में मोर देन 2000 स्टूडेंट हैं अभी, तो पूरा बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गया था। तो इसलिए कि हम लोग तो फिर सोचने लगे आगे क्या किया जाए। तो खैर जो भी हो, मैं चाहता हूँ स्थिति सामान्य हो जाए। आप लोग एक बार फिर से ये बताइए कि अगर वहाँ से एजुकेशन आपका ब्रेक थ्रू हो जाता है, एक लॉकडाउन लग जाता है आपके एजुकेशन को लेकर के, तो भारत में रह करके उन चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे? आप अपने एजुकेशन को कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे? इसमें तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसमें जो भी है गवर्नमेंट का इसमें रोल है। हम स्टूडेंट तो बस वहाँ से एक तरह से सुरक्षित और सेफ आ गए, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए स्पेशली। और बाकी हमारे जो भी दोस्त वहाँ पे वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप गवर्नमेंट से क्या प्रयास लगाते हैं एजुकेशन को लेकर? गवर्नमेंट से क्या कह सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट की जो तादाद बहुत ज़्यादा है और इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ों में अगर वो चाहेगी तो कर सकती है। इसमें कुछ अभी हम बातें चल रही है और हमारे पास एक ऑप्शन वो दे सकते हैं कि हम दूसरे कंट्री अपना ट्रांसफ़र करा के हम वहाँ पर अपना जो भी हमारा ईयर्स रह गया, जिससे मेरा 5th ईयर मेरा कंप्लीट होने वाला था, मतलब 2 महीने रह गया था, तो मुझे 1 साल और मतलब रह गया कंप्लीट होने में। तो ये ऑप्शन हमें दे सकते हैं कि हम कोई और कंट्री जैसे किर्गिस्तान हो गया या चाइना हो गया या फिलीपींस हो गया, ये सब कंट्री जाके हम अपना जो ईयर्स रह गए हैं उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा फिरोज भाई, एक और बात है, ये थोड़ा अलग बात है। हालांकि ये बात मैं आपसे पूछ के डिमोटिवेट आपको नहीं करना चाहता। आपकी ख्वाहिश होगी कि घर में रह कर के, मतलब हिंदुस्तान में रह कर के जॉब करें अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। लेकिन ये दुर्भाग्य कहें सौभाग्य कहें, अगर हिंदुस्तान में विदेशी डॉक्टर की तादाद देखें तो महज 0.8% है।
आपको लग पा रहा है कि आपको मौका मिल पाएगा हिंदुस्तान में जॉब करने का, या आप विदेश में करना चाहते हैं जॉब? देखिए, स्टार्टिंग से तो मैं ही सोचा हूँ कि स्टार्टिंग में हमने कुछ कंट्री का जो एग्ज़ाम्स हैं मैंने वो भी एक्चुअली इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमने उसे देख रहे हैं कि हमें अगर इंडिया में सपोज हम नहीं कर पाते हैं तो हम बाहर कंट्री में कहीं अपना जो है जो भी, देखिए हर जगह कंपटीशन है, चाहे हम इंडिया में भी कंपटीशन मुझे देना होगा, अगर हम बाहर जाते हैं कंट्री में भी कंपटीशन देना पड़ेगा। और अभी जो मेडिकल, अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड का, इंडिया में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बदतर हो चुका है, क्योंकि आप दिनों दिन आप देख रहे होंगे कि कभी डॉक्टर पे अटैक हो रहा है, कभी कुछ पे अटैक हो रहा है, तो यहाँ भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस अगर हम यहाँ भी कंपटीशन देते हैं, बाहर भी देते हैं, तो हाँ आई थिंक हम बाहर में भी एक तरह से वहाँ पे आपको अगर हम MBBS के बाद तो अच्छा एक हमें अमाउंट भी मिल जाएगा, और एक तरह से जो मतलब एक तरह से जो भी चीज़ें स्टैंडर्ड है वो चीज़ें हमें मिल पाएगी। तो आई थिंक हमने दो से तीन कंट्री हमने सेलेक्ट किया है, और इंशाल्लाह अगर आगे कुछ होता है तो मैं इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे, और आप तो फिर आगे की जो भी अपडेट हम बताएंगे आप। फिर भी एक मलाल होता है अपने देश में रहते हुए देश की सेवा करना। वैसे भी आप लोग कोविड फ्रंटियर्स हैं, कोविड के समय में आप लोग की रोल को हम लोग नकारात्मक तरीके से देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर दूसरी परिस्थिति को देखें, रोमानिया बॉर्डर पे जो भीड़ जमा हुई थी विदाउट मास्क के, कोई कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था, तो आप लोग को कुछ कोविड का डर था वहाँ पे? देखिए, पहली बात है, पहले क्वेश्चन आप पूछे कि देखिए हर स्टूडेंट जो भी हैं, जो भी मेडिकल फील्ड है, जो मेडिकल वर्कर होते हैं, हर की ख्वाहिश होती है कि अपने देश में रह के अपनी पब्लिक का सेवा करना। ऐसे हमारा भी यही ख्वाहिश है कि हम भी अपने जो भी अपने एरिया में रह के या अपनी कंट्री में रह के जो भी जितना हम कर सके अपने पब्लिक के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, उतना इंशाल्लाह आगे करेंगे। अगर हम सपोज जाते भी हैं बाहर तो हम रिटर्न आएंगे, इसी बात में जो हमारा जो ये इंडिया है मदर, उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हम अगर हम जाते भी हैं तो वहाँ से हम एक रिटर्न आएंगे इंशाल्लाह, फिर यहाँ पे अपना जब इस्टेब्लिश करके हम आगे भी बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि हम रोमानिया, स्पेशली रोमानिया बॉर्डर पे, हम रोमानिया बॉर्डर से हम भी आए हैं। वहाँ पे जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। वहाँ पे मतलब वहाँ तो कोविड का रूल्स कोई है ही नहीं। वहाँ पे एक दूसरे को जान बचाने का है। कोविड से पहले तो कोविड तो चलिए बात की बात है, वहाँ पे इतना रश है कि कोई बंदा अगर उस क्राउड में नीचे गिर गया तो उसके ऊपर उसको रौंद दिया जाएगा। इस तरीके की हाल था। मैं खुद उसका शिकार हुआ हूँ, मैं भी गिर गया था जमीन पर, बट मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को होल्ड करके अप किया। तो बहुत बुरा पैनिक सिचुएशन है। बहुत इतनी सारी लड़की थी हम लोग के साथ, वो तो बेहोश हो गई थी वहीं पे। बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। प्लस वहाँ का सिचुएशन तो बहुत ही बता नहीं सकता। उसको याद करता हूँ, कभी कभी फील करता हूँ कि ये तो लास्ट मोमेंट था ज़िंदगी का। इवन हम लोग के साथ में बहुत बुरा वहाँ पे हुआ है। बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी फोर्स था उसने फायरिंग भी किया हम लोग को। मतलब फायरिंग करने के बाद हम लोग पूरे सबको ज़मीन पे लेट गए हम लोग। मतलब बहुत आगे, और प्लस -5 डिग्री था वहाँ पे। हम लोग कैसे वहाँ पे 2 दिन रहे हैं। और हम लोग को मतलब स्पेशली हम लोग इंडियन को अलाउड ही नहीं कर रहे थे एंट्री जाना। स्पेशली वो जो वहाँ के पीपल्स थे लोकल, उसको पहले वो जो है प्रेफरेंस दे रहे थे, और हम लोग को प्रेफरेंस दिया ही नहीं जा रहा था। चलिए, ऐसे विकट परिस्थिति में भी आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और हमारी शुभकामनाएं कि आप सेफ रहें। एक आखिरी सवाल आते हैं, रूस यूक्रेन विवाद क्यों है, और इस विवाद की समस्या का समाधान क्या है, और आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि युद्ध को रोकने के लिए वो क्या कदम लें? आखिरी सवाल आज के इंटरव्यू का। देखिए, अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से बोला जाए तो बहुत ही पॉलिटिकल वे में एक तरीके से है। पर हम यहाँ बात देखिए, ये आज का जो यूक्रेन और रशिया का आज की ये जो वार है, ये नहीं है। ये काफ़ी एक्चुअली जो यूक्रेन है वो 1991 में ये रशिया से सेपरेट एक खुद का कंट्री बन गया था, यूएसएसआर से जो उसको बोलते हैं। तो जब से ये अपना खुद का आगे जा रहे हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट है, मान लीजिए कोई भी पार्ट्स है तो वो चाहता है मेरा। अब जाहिर सी बात है, 2 बॉर्डर है एक साथ, तो अब जाहिर सी बात है वो अपना दावा करता है, ये अपना दावा करता है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे ये था कि पहला तो था नाटो का मसला था कि नाटो में रशिया का कहना है कि आप यूक्रेन को आप नाटो में ज्वाइन ना करो। और इसमें लेकिन यूक्रेन का जो जेलेंस्की वहाँ का प्रेसिडेंट है, उसका कहना था हम जो है ज्वाइन करेंगे नाटो में। तो एक ये रीज़न था, बट उधर से मना हो रहा था। दूसरा रीज़न था कि क्रीमिया एक पार्ट है जो यूक्रेन का पार्ट है, 2014 में उसने कब्जा कर लिया था रशिया। तो उसको जाने के लिए, उस रास्ते के लिए उसमें बहुत सारी सिटी आते हैं उसके बीच में। तो वो सिटी था, प्लस जो कैपिटल है यूक्रेन का कीव। तो अप्रोक्स आई थिंक 10 सिटीज़ जो है वो रशिया वाले जो मांग किए थे यूक्रेन से। प्लस नाटो में नहीं जाना, ये भी उसने रख रखा था अपनी कि ये 2 चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन ये चीज़ें इम्पॉसिबल था। आई थिंक कोई भी कंट्री अपना कैपिटल कभी भी किसी को नहीं दे सकता। प्लस जो
सिटीज़ थी वो बहुत खूबसूरत सिटीज़ वगैरह, ओडिशा जो पोर्ट है वहाँ का, खारकीव जो IIT टेक्नोलॉजी पूरा यूक्रेन में कहा जाता है, तो ये सब सिटी वो मांग रहे थे, लेकिन ये सब देना इम्पॉसिबल था। तो इस वजह से ये जो जंग है वो स्टार्ट हो गया। दूसरा अगर बात करें इंडिया का, तो इंडिया का अभी तक तो कोई न्यूट्रल ही रहा है, कोई ज़्यादा मतलब रसिया या यूक्रेन ज़्यादा नहीं सपोर्ट किए इसने, बाकी अपना एक न्यूट्रल परफॉर्म यहाँ पे आगे कर रखे हैं। और अभी उम्मीद क्या कर सकते हैं, बाकी वहाँ तो वार का सिचुएशन है, बहुत बुरा हालत है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो बच्चे हैं, बहुत बुरी तरीके से सब, क्योंकि ह्यूमैनिटी का जो होता है बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे जो है जूझ रहे हैं इंसान। तो बस यही है कि और आगे देखते हैं कुछ ना कुछ अगर कंट्री, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ से इंडियन एयरक्राफ्ट जो भेजे तो उसमें कुछ खाने के लिए कुछ इसमें हेल्प इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है, ऐसी बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट की अपने लेवल पे जो भी है, अब जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री है, किसी कंट्री से अपना जो रिश्ता वो जो छोड़ना नहीं चाहता, और रसिया से इंडिया का एक बहुत पुराना रिश्ता है, तो उस चीज़ों, और यूक्रेन भी है, तो एक ह्यूमैनिटी के तौर पर देखा जाए तो जाहिर सी बात है किसी को एक प्रॉपर वे में जो आप रसिया से प्रॉपर में कोई भी रिश्ता ख़त्म कर नहीं सकते। तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं चीज़ें एक बीच में है, ना इधर न रूस की तरफ न यूक्रेन की तरफ, बीच में कहीं अटका हुआ है इंडिया। और देखते हैं आगे जो भी होगा इंशाल्लाह, तो आप लोग देख ही लेंगे क्या कैसे, बाकी हम भी मतलब इंडिया के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति वही तो है। बिल्कुल फिरोज भाई, वैसे तो ये हमारा आखिरी सवाल था, लेकिन माफ कीजिएगा एक सवाल और है, और ये लेकिन आखिरी सवाल है, क्योंकि हम मीडिया फील्ड से हैं, हम लोग भी कोई बात नहीं, पत्रकारिता करते हैं। भारतीय मीडिया का क्या रोल रहा है, किस तरह से आप लोग के मानसिकता को प्रभावित करती थी आप लोग, क्योंकि अमूमन भारतीय मीडिया को ही वहाँ भी फॉलो करते होंगे, तो क्या मीडिया का रोल रहा था आप लोग को स्थिति बताने में? वो तो खैर पूरा दुनिया इससे वाकिफ हो चुका है कि इंडियन मीडिया क्या है क्या नहीं है। वो तो आप क्या सोचते हैं? अगर हम स्टूडेंट का अगर पर्सनल व्यू देखा जाए तो हम लोग जब वहाँ पे थे तो ये हमेशा यही दिखा, हाँ कल होने वाला है अटैक, परसों अटैक होने वाला है। अब हम लोग भी सोचे यार अटैक कहाँ होने वाला है, तो हम लोग हाँ इसमें क्या है, कहीं ना कहीं चीज़ें होता है ना कि रूमर्स एक तरह से माइंड में, ये चीज़ें भी सही थी। अटैक हम लोग वहाँ थे, हम लोग को बेहतर ऐसे पता था कि हाँ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, सिचुएशन को डे बाई डे वर्स्ट होती जा रही थी। तो इंडियन मीडिया उस चीज़ों को, कुछ मीडिया है जो अच्छा उस चीज़ों को अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं, कुछ मीडिया है कि वो तो बस 15 तारीख 16 तारीख जो फरवरी का था वो उसी दिन से अटैक करवाने के लिए, और काफ़ी तो इसमें मीम्स भी बने हैं कि भाई पुतिन जो है पहले इंडियन मीडिया को देखेंगे उसके बजा के वो अटैक करेंगे, तो बहुत सारे मीम्स ऐसे बन रहे थे। तो इंडियन मीडिया कहीं ना कहीं कुछ हम सबको खराब नहीं कह सकते, कुछ अपना अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, कुछ हैं जो अपने TRP के लिए ऐसे वीडियो जो भी है वो कर रहे हैं, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा कमेंट करना भी सही नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई आपका, आप हमारे चैनल में आने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, भारतीय को क्या होना चाहिए उन स्थिति के बारे में बताने के लिए, रूस यूक्रेन में मौजूदा हालात क्या है उस चीज़ का हूबहू हमारे समावेश रखने के लिए। ये थे अफरोज़ आलम साहब, जिन्होंने बताया रूस यूक्रेन विवाद किस तरह से चला, उसका उन समस्याओं का किस तरह समाधान होगा, भारतीय किस तरह से उसमें फंसे हुए थे, भारतीय प्रधानमंत्री का क्या रोल था, भारतीय मीडिया का क्या रोल था। ये वही है जो MBBS कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ, आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू विद MD तौकीर आलम। आप देखते रहिए न्यूज़ नोट में, हूँ आपके साथ एक बार फिर से मोहम्मद तौकीर आलम।